इलेक्ट्रोस्टैट के लिए और जिन प्रॉब्लम्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डील करते हैं, उन प्रॉब्लम्स में एक और प्रॉब्लम है स्फेरिकल सिस्टम्स की। ठीक है? तो स्फेरिकल सिस्टम्स भी 2 और 3 तरह के होते हैं बेसिकली। जनरली 2 तरह के होते हैं। जैसे एक होता है आपका कंडक्टिंग स्फीयर, एक होता है आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है? अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी 2 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कंडक्टिंग स्फीयर। तो जनरली कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा? कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है? कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा? चार्ज जो भी होगा आपका बल्क में रिसाइड नहीं करेगा। चार्ज नेवर प्रेजेंट ऑन द बल्क, ठीक है? बोलने का मतलब ये है कि आप एक सिंपल से एग्जांपल से एक सिंपली एक चीज से समझता हूं मैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कोई स्फेयर है, ठीक है? आर रेडियस का स्फेयर है। मैंने इसमें प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डाला। तो समझने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि सपोज कीजिए इसमें मैंने प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डाला, ठीक है? प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जैसे ही मैं अंदर डालूंगा, वो सारा का सारा चार्ज तुरंत सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है? और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, ठीक है? इसको एक और तरीके से समझ लेता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक स्फेयर है। इनिशियली उसकी सरफेस पे प्लस क्यू कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, इस स्फेयर के अंदर एक प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज और डालता हूं। सपोज कीजिए मैंने इसमें डाला प्लस क्यू नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जो मेरे को फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज कह सकते हैं कि जल्दी से तुरंत से बिना किसी डिले टाइम के तुरंत सरफेस पे आ जाएगा। और जो मेरे को सरफेस पे अब चार्ज मिलने वाला है वो मिलेगा मेरे को क्यू प्लस क्यू नॉट, ठीक है? सो सर कंडक्टिंग स्फेयर में चार्जेस हमेशा सरफेस पे होगा, ठीक है? कभी भी बल्क में रिसाइड नहीं करेगा, ठीक है? तो एक और चीज मैं कह सकता हूं इसमें। ए पार्ट में आपका डायग्राम था। अगर मैं बी पार्ट बोलूं इसमें, तो बी पार्ट में मैं बोलूंगा इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होती, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है? यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी जनरली मैं सिग्मा से डिनोट करता हूँ, जैसे आप जानते हो। तो वो क्या हो सकती है? क्यू प्लस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका रेडियस है आर स्क्वायर। तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इसमें बल्क चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। वॉल्यूम में बल्क में कोई भी चार्ज रिजाइड नहीं करेगा, ठीक है? तो ये होता है मेरा कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है? दूसरा केस नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में बल्क चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होगी। मेरा मतलब अगर मैं इसमें कोई चार्ज डालूं, अगर मैं इसमें कोई चार्ज अप्लाई करूं, तो वो अपनी उस चार्ज से इसके बल्क में पोलराइजेशन होगा, ठीक है? और वो पोलराइजेशन से जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, वो मैं कह सकता हूं कि हाँ, ये अपने बल्क में चार्ज को स्टोर कर रहा है, ठीक है? तो उससे मुझे क्या मिलता है? मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलती है, बल्क चार्ज डेंसिटी मिलती है। वो चार्ज डेंसिटी कई तरह की हो सकती है। जैसे माना कीजिए ये ए पार्ट हो गया मेरा डायग्राम, फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो बी पार्ट मेरा चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? बल्क चार्ज डेंसिटी, ऑब्वियसली। बल्क चार्ज डेंसिटीज बहुत सारी तरह की हो सकती हैं, ठीक है? अब ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, इसमें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ डिस्टेंस आर इनसाइड इनसाइड द स्फेयर, ओके? बल्क में चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना आर के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर, या फिर रो नॉट आर की पावर एन, जनरल फॉर्म। तो आप देख रहे हैं चार्ज डेंसिटी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आए? आपको इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आर डिस्टेंस में मिल जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं आर रेडियस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, आर रेडियस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ठीक है? सो ये है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर with uniform charge distribution at some particular distance r, ओके? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर दूसरे तरह का, उसमें क्या होगा? उसमें आपको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह से होगा, रो इक्वल टू रो नॉट समथिंग हो सकता है अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, और कुछ भी फॉर्म आर की पावर की किसी भी फॉर्म में, ठीक है? सो इस तरह से भी
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि r at some particular distance r the charge distribution is not uniform। ओके, अब इस चीज को डिस्कस करने का मेरा फायदा क्या है वो मैं अब आपको ये दो स्टेप हैं ए और बी। अब मैं आपको सी स्टेप में बताऊंगा कि इस चीज को डिस्कस करने का फायदा क्या है। ओके ओके सो अब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ लिए हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो मेरे को क्वांटिटीज क्या डिड्यूस करनी होती है, जनरली क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। सो जनरली जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होता है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है और हमें वर्क डन निकालना होता है इन तीनों तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इनसाइड पॉइंट पे भी निकाल के लेके आते हो, आपको इनसाइड पॉइंट पे भी निकालना होता है और आपको आउटसाइड पॉइंट पे भी निकालना होता है। सो यही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्स एंड वर्क डन इनसाइड और आउटसाइड दोनों पॉइंट्स पे निकालना होता है इन सब स्फेरिकल सिस्टम्स के कारण। ठीक है, सो आप गॉस लॉ कहाँ पे यूज कर पाओगे, कहाँ पे आप यूज नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। जैसे आप समझ लीजिए डी स्टेप में हम चलते हैं, चौथा स्टेप जो है डी स्टेप में देखते हैं। देखिए, अगर आप कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड या इनसाइड कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे सिंपली आप यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग स्फीयर में हमेशा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे आपको आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है। ओके, r डिस्टेंस के स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे चार्ज इक्वल होगा। ओके, अगर मैं मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। सो आगे बढ़ता हूं। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप क्या कर सकते हो, गॉस लॉ यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। ठीक है, इसका मतलब आप यहां कर सकते हो यूज गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेम चीज यहां पे देखिए, आपको आर डिस्टेंस पे हमने क्या, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म है। ओके सो क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इसके कारण किसी पॉइंट आर पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगा तो वो श्योर यूनिफॉर्म होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा सो उसके करस्पॉन्डिंग मैं गॉसियन सरफेस प्लॉट कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे गॉस लॉ यूज कर सकता हूँ। यूज गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑफ कोर्स अदर क्वांटिटीज आल्सो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब आप यहाँ गॉसियन सरफेस प्लॉट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे गॉसियन सरफेस प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए ये कांट यूज गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैन प्लॉट Gaussian surface Gaussian surface. Yes, we can plot Gaussian surface. यहाँ पे we can't plot Gaussian surface। ठीक है, इन दोनों केसेस में हम Gaussian surface को प्लॉट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लेंगे और उसके बाद वर्क डन भी निकाल सकते हैं इनसाइड और आउटसाइड दोनों पॉइंट्स पे। लेकिन इस केस में हम गॉस लॉ को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि गॉसियन सरफेस हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो मैं आगे बढ़ता हूं। सो फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर में मैं चार क्वांटिटीज निकालने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल एंड वर्क डन, आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट्स दोनों पे। ओके, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे देखिए। तो सिंपली आपको याद भी रखना है और कैसे ये आया वो आप जानते भी होंगे या मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं ना, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर आर रेडियस का स्फीयर है, उसमें दो पॉइंट लिए हैं मैंने, एक पी पॉइंट लिया है आउटसाइड और एक पी डैश पॉइंट लिया है इनसाइड पे। ठीक है, सपोज कीजिए ओपी
एक जनरल डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, स्मॉल आर एक जनरल डिस्टेंस मान लेते हैं। स्मॉल आर क्या है, एक जनरलाइज्ड डिस्टेंस है, तो वो किसी भी पॉइंट के लिए हम स्मॉल आर यूज कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है। और इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे चार्ज जो है, चार्ज जो रिजाइड कर रहा है, दैट इज प्लस कैपिटल क्यू। ओके, सो अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। सिंपल है, 1/4πε0 q अपॉन आर डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस इस चार्ज के सॉरी इस कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से जिस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है मेरी ओपी। और मैं इसको लिख सकता हूँ और बढ़िया से 1/4πε0 क्यू अपॉन, अगर ओपी डिस्टेंस स्मॉल आर है तो आर स्क्वायर। तो बेसिकली अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें, वो सारी एंटिटीज किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं। ओके, पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे हम कुलाम लॉ के कारण फोर्स निकाल रहे हो, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, सो ओके, सो मैं आगे बढ़ता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे निकाला, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। अगर उसी पी पॉइंट पे, जो आउटसाइड पॉइंट है, पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे, उस पर मैंने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया, तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे इस कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, जल्दी जानते हैं। एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई होता है, और क्यू नॉट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, जितना है वो आ गया। तीसरा जो निकालता हूं मैं, फिर से आउटसाइड पॉइंट पे आता हूं और पोटेंशियल निकाल के आता हूं एट आउटसाइड पॉइंट। वो कितना होगा, सिमिलरली 1/4πε0 क्यू अपॉन वो डिस्टेंस ओपी आर। और वर्क डन अगर मैं निकालना चाहूं, वर्क डन एट आउटसाइड पॉइंट पे 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर। ये चारों सिंपल क्वांटिटीज। ये था मेरा आउटसाइड पॉइंट। अगर मैं इनसाइड की बात करूं, इनसाइड एट पी डैश पे पहली क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर 0 होगा। क्यों होगा बताऊंगा। सेकेंड क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा। थर्ड पोटेंशियल इनसाइड कितना होगा, V एट सरफेस, जितना आपकी सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर के पॉइंट्स में होगा। वो कितना होता है, 1/4πε0 क्यू नेट चार्ज ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर एंड डिस्टेंस, माफ कीजिए रेडियस आर। ओके, और फोर्थ क्वांटिटी है आपका वर्क डन, कितना होगा, जितना सरफेस पे होगा एट सरफेस। ठीक है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। सो चारों क्वांटिटीज की वैल्यू आपको पता चल गई है। आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स, आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आउटसाइड पॉइंट पे वर्क डन, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इनसाइड पॉइंट पे वर्क डन। ये चार क्वांटिटीज आपको पता चल गई हैं। इनमें मैं डिड्यूस कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। ओके, सो हमने आउटसाइड पॉइंट पे गॉस लॉ को यूज करके कैसे कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा वो मैं निकालता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मेरा कंडक्टिंग स्फीयर कैपिटल आर रेडियस का था ही, जिसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, मेरे को उसी पॉइंट पे, उसी आउटसाइड पॉइंट पे एक जनरलाइज्ड आउटसाइड पॉइंट है, उसमें मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लेके आना है। ठीक है, सीधे से आप गॉसियन सरफेस प्लॉट कर सकते हो। गॉसियन सरफेस आप क्यों प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। एट पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर आर पॉइंट पे फील्ड पूछूं तो वो यूनिफॉर्म होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में डिड्यूस कर पाऊंगा। गॉसियन, दिस इज गॉसियन सरफेस। ओके, सो गॉसियन सरफेस है, मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, जो गॉस लॉ यूज करता हूँ, ई डॉट डी एस वैक्टर इंटीग्रेट क्लोज इंटीग्रल क्यू नेट इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। पहले अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ गॉस लॉ कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी भी बोला क्योंकि गॉसियन सरफेस प्लॉट कर पा रहा हूँ, तो इस आर डिस्टेंस, हर एक आर डिस्टेंस पे, ओके, सेंटर से हर एक आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा मतलब ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी को मैं बाहर ले सकता हूँ।
ठीक है, तो जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले सकता हूँ, ये मैंने बाहर ले लिया है, अंदर आपका इंटीग्रेट करके बचेगा ds। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा जब दोनों आउटसाइड को एंटीडाइज। अगर आपको ये समझना है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं गॉस लॉ पे, उसमें मैंने बहुत डिटेल तरीके से उसको समझाया हुआ है। ठीक है, सो मैं आगे बढ़ता हूँ। ई डॉट डी एस क्यू नेट, आप इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है? प्लस क्यू चार्ज एनक्लोज है, जितना भी मेरी कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज है उतना ही एनक्लोज है, सो दैट इज प्लस क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब आप देखिए, अब आप देखिए, अब आप देखिए ds इंटीग्रेट, स्मॉल सरफेस को इंटीग्रेट कर दो, ये इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस एक्चुअली। ओके, सो इस गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट कर दूंगा तो कितना बचेगा? होल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस क्या होगी? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर एंड दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप डील करोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आप अगर वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में देना चाहो, आर कैप। सो ये फॉर्मूला सेम वैसा ही है जैसा हम कुलाम लॉ, जब हम कुलाम लॉ यूज करते हैं, तो कुलाम लॉ बेसिकली क्या होता है? किसी प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकाल के लेके आया? सेम वही चीज, वही क्वांटिटी मिली आउटसाइड पॉइंट के लिए। सो किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्फीयर एक ऐसा, ये वैसा ही इसके लिए एक कैसी इमेज है? वैसी इमेज है जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज कहीं और नहीं बल्कि सेंटर पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड है। ठीक है, ठीक है, मतलब इस आउटसाइड पॉइंट को फर्क नहीं पड़ता है कि प्लस क्यू चार्ज है कहाँ, ये तो यही बोलेगा कि भाई इस कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे लोकेटेड है। सो ओके, कंडक्टिंग स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, uniformly charged distributed sphere is always act as a point charge for all the points outside that sphere। ओके, सो ये एक चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इतना आ गया। अब आपको दूसरी चीज अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, आप कैसे निकालोगे? एफ इक्वल टू, आप जानते हो, क्यू नॉट इंटू ई। ये भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों आता है, कैसे आता है। ठीक है, सो आप सीधे मल्टीप्लाई करोगे। अगर क्यू नॉट चार्ज इस पी पॉइंट पे रखा होता तो रखा हुआ है, जैसे कि क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, क्यू नॉट। सो इस क्यू नॉट चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे इस कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कितना फोर्स लग रहा है? So with that will 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r square, और डायरेक्शन सेम r के। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स। तीसरी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बॉन्ड क्वांटिटी है, आपको कहाँ तक लेके जाना है? सो तीसरा पॉइंट जो हमारा है v, पोटेंशियल। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कैसे निकालते हैं? v इक्वल टू, अब आप देखिए, E इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो बेसिकली अगर मैं उसी फॉर्मूले से आगे बढ़ूं तो v इक्वल टू ई डॉट डी आर हो जाएगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। अब कहाँ से कहाँ जा रहा हूं मैं? भाई मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? पोटेंशियल की डेफिनेशन में ही ये सब छुपा हुआ है। इंटीग्रेशन मेरे को कहाँ से कहाँ तक लेना है, पोटेंशियल की डेफिनेशन में छुपा हुआ है। कैसे? मैं, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point at which we are finding out the potential। so किस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ मैं P पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। P पॉइंट मेरा R डिस्टेंस पे है। कहाँ से आ रहा हूँ? इन्फिनिटी से आ रहा हूँ, R डिस्टेंस पे आ रहा हूँ। so ऐसे मैं पोटेंशियल निकालूंगा। कहीं पे भी आप इनसाइड निकालो, आउटसाइड, पर फिलहाल मैं आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। तो देखिए, इन्फिनिटी टू R जाइए। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट डील कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मैं एक पहली वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं डॉट प्रोडक्ट को कैसे डील करना है वो मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? अभी आपने ऊपर निकाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड डी आर, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज अपॉन आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ ओपी, दिस इज पोटेंशियल। ठीक है, सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो, आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल चुके हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके हो। फोर्थ क्वांटिटी वर्क डन। ठीक है, वर्क डन वी क्यू नॉट। वी क्यू नॉट कहाँ से आया? एक्चुअली कुछ नहीं होता है। वर्क डन इज पोटेंशियल में आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। वर्क डन जब मैं लेता हूँ तो कोई टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट अमाउंट का टेस्ट चार्ज आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो वो आप कैलकुलेट करोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा, दिस इज वर्क डन। सो ये सारा आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, ये चारों के चारों पॉइंट्स आउटसाइड के लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको आउटसाइड पे, फोर्स मिल गया आपको आउटसाइड पे, आपको पोटेंशियल मिल गया आउटसाइड पे, माफ कीजिए पोटेंशियल मिल गया आपको आउटसाइड पे, ठीक है, और आपको वर्क डन मिल गया फाइनली आउटसाइड पॉइंट पे, ठीक है। अब बात करते हैं इनसाइड पॉइंट्स की। ओके, ना अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा आर रेडियस का स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, जिसपे प्लस क्यू चार्ज रिजाइड कर रहा है सरफेस पे, नॉट ऑन द बल्क। ओके, सो इनसाइड पॉइंट कोई पी पॉइंट है, वो स्मॉल आर डिस्टेंस है सेंटर से, उस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लेके आना है इस कंडक्टिंग स्फेयर के कारण। ओके, सो मैंने उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर दी। फिर मैं क्या करूंगा, गॉस लॉ यूज करूंगा, ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है, आप पहले देख चुके हैं, क्यू इनक्लोज्ड इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। ओके, सो इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, कितना चार्ज इनक्लोज किया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे जाता है, तो अंदर कुछ बचता ही नहीं है, कहीं बल्क चार्ज डेंसिटी है ही नहीं। सो दैट्स वाई यहाँ जीरो हो जाएगा, ये समथिंग एप्सिलॉन, और जब आप फाइनली इसको निकालेंगे यहाँ 4 पाई r² होगा तो आपको जीरो मिलेगा। सो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सिमिलरली आप दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे, F इक्वल टू क्यू नॉट ई, वो भी जीरो हो जाएगा। थर्ड, आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू इंटीग्रेट करोगे E डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ आना है आपको, इन्फिनिटी से यहाँ पी डैश पॉइंट तक आना है, पर दो अलग अलग रीजन है, उन दो अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। सो आप डायरेक्टली इन्फिनिटी टू आर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रीजन में अलग अलग है। तो आप सबसे पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक आओगे, क्योंकि इन्फिनिटी से सरफेस तक एक कांस्टेंट वैल्यू है इलेक्ट्रिक, एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और जब आप आर से स्मॉल आर आओगे तो एक अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इस तरह से डील करोगे, ठीक है। तो पोटेंशियल आप ऐसे डील करोगे। अब आप, ये आउटसाइड पॉइंट है और ये इनसाइड पॉइंट पे, तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², ठीक है। और इनसाइड पॉइंट पे कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो, तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो गई, ये बचा, आप इसको करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² dr, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपका पोटेंशियल मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, सेम विच विच इज एट सरफेस, सरफेस पे भी इतना ही होगा। अच्छा, आप सरफेस पे निकालोगे तो क्या करोगे, सरफेस पे निकालने के लिए आपको सिर्फ यहाँ आर, ये जो आपका स्मॉल आर है, ये क्या होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा ऑब्वियसली। तो सरफेस पे आपको ये वाली क्वांटिटी मिलेगी, आएगी नहीं ऑब्वियसली। सो सरफेस पे इतना होगा, तो इट इज वी एट सरफेस। आप वर्क डन निकालना चाहो, वर्क डन आप निकालोगे अगेन v इंटू क्यू नॉट, सो सेम क्वांटिटी उससे क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। सो ये कंडक्टिंग स्फीयर को हमने डील कर लिया है, इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे निकाल लिया है चारों की चारों क्वांटिटीज। ओके, चलिए, सो नाउ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आउटसाइड पॉइंट, सबसे पहले हम डील कर लेते हैं आउटसाइड पॉइंट को। कोई आउटसाइड पॉइंट है मेरा पी पॉइंट, जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। सो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में एक चीज मेंशन होगी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, सपोज कीजिए यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, वो रो इक्वल टू रो नॉट आर की पावर एन है। तो उसके लिए आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा और वर्क डन क्या होगा, वो निकालता हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पी पे सिमिलर सेम चीज, 1/4 क्यू अपॉन r², r इज द डिस्टेंस ओ टू पी। ओके, क्यू नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट, अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ, कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मैंने पी पॉइंट पे रख दिया, तो क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा और आप उसे निकाल लोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आप पोटेंशियल निकालना चाहोगे, पी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी पॉइंट पे, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस आर होगी। एंड फोर्थ जो चीज होगी वर्क डन, वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है, जैसे कि आप जानते हो वी इंटू क्यू नॉट होता है। तो ये आउटसाइड पॉइंट पे बहुत ईजी है। अब आता है इनसाइड पॉइंट पे। ओके,
सो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जबकि मेरे पास चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट आर की पावर एन है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, वो होगा आपका रो नॉट, ओके, आर की पावर एन प्लस वन, ओके, अपॉन एन प्लस थ्री multiplied by epsilon naught. So this is the general formula when charge density is rho naught r की power n, then electric field at inside point इस फॉर्मूले से दिए। ये कैसा है मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है आप इससे क्यू नॉट सिंपली क्यू नॉट टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पोटेंशियल, पोटेंशियल आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है, ओके, प्लस प्लस रो नॉट अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर आर, आर की पावर 2 यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये जनरल जनरल फॉर्मूला होगा पोटेंशियल के लिए भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। अब ये कैसे आया वो हम बताते हैं, वो हम चलते हैं। सो अगेन, सो अब मैं इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। अगर आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज डेंसिटी है रो इक्वल टू रो नॉट आर की पावर एन, सो उसके लिए सिंपली मैंने क्या किया, इनसाइड पॉइंट पी डैश जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, एक के अक्रॉस एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर ली। ठीक है, सो फिर मैं गॉस लगाऊंगा, ई डॉट डी एस इंटीग्रेट करूंगा और क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट enclosed net charge enclosed by Gaussian surface, ओके। सो ई डॉट डी एस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के हर एक पॉइंट पे, ऑब्वियसली आर सेंटर से आर डिस्टेंस के हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगा। क्यों होगा पहले बता चुका हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा डी एस, ठीक है, 1/एप्सिलॉन आप ले लीजिए। अब आपको क्यू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे जितना आपका चार्ज डेंसिटी है रो, और उसको वॉल्यूम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करना है आपको। कहां से कहां तक, आपको ओ पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक आर के करस्पॉन्डिंग करना है। खैर फिलहाल आगे देखते हैं। ई, आप गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट करोगे, गॉसियन सरफेस 4 पाई r² है, ये आपका हो गया। आपको 1/एप्सिलॉन बाहर ले लेना है, यहाँ पे ये रखना है, रो की वैल्यू देखिए रो नॉट आर की पावर एन, और वॉल्यूम इंटीग्रल, सॉरी, इनफिनिटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी टाउ क्या होगा, डी टाउ होगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट ये कैसे आया ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने एक लेक्चर वीडियो में, ओके। सो मैं से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। सो अब इनकी लिमिट्स क्या क्या होंगी, 1/4 रो नॉट भी आप बाहर लीजिए, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचता है आपका आर की पावर एन प्लस टू, ठीक है, फिर बचता है साइन थीटा, फिर बचता है डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, अब आपके इंटीग्रल तीन, इंटीग्रल यहाँ पे तीन है, डी आर डी थीटा एंड डी फाई, यानी कि आपके इंटीग्रल में तीन होंगे। तो आर की लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, आपकी लिमिट सेंटर से जहां तक गॉसियन सरफेस है स्मॉल आर, ठीक है। फिर आप थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से पाई तक होती है, और फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई तक होती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ रो नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब आप जब भी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा को आप इंटीग्रेट करेंगे और डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन थीटा को इंटीग्रेट करते ही आपका 2 आएगा। ठीक है, आप अलग से इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं सीधे लिखता हूँ, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई को इंटीग्रेट करते ही आपका 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, और 0 टू आर आर एन प्लस टू एन डी आर, मैं इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो जो आपको इंटीग्रेट करके चीज मिलने वाली है वो आपको मिलेगी आर की पावर एन प्लस टू प्लस वन, यानी कि एन प्लस थ्री अपॉन एन प्लस थ्री आपका नीचे भी आएगा। सो बेसिकली ई इनसाइड पॉइंट पे आपको मिल जाएगा, सॉल्व करके इनसाइड पॉइंट पे आपको जो मिलेगा रो नॉट आर की पावर एन प्लस वन, यहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे एन प्लस थ्री था, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन प्लस वन बचेगा अपॉन एन प्लस थ्री एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इनसाइड पॉइंट पे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस r inside the non-conducting sphere having charge density,
रो नॉट आर की पावर एन। ओके, अब आप यहाँ पे एन को अगर मैं 1 रख लूँ, सपोज कीजिए चार्ज डेंसिटी, इसमें एक केस देख लीजिए, अगर रो इक्वल टू रो नॉट होता, यानी कि एन इक्वल टू 0 होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता? रो नॉट आर, ओके, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता। सिमिलरली अगर आपका बी रो इक्वल टू रो नॉट आर की पावर 1 होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इनसाइड पे? रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे ही आप चलते जाओ। बहुत ठीक है। सो ये एक जनरल फॉर्मूला था।